हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हमने हमारा 9th क्लास का पहला चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.4 और साथ ही साथ एक्टिविटी 1.6 और एक्टिविटी 1.6, 1.7 और 1.8 तक हमने एक्टिविटीज़ कर ली थी और बहुत सारी चीज़ें समझी थी। पहले हमने समझा था कि मैटर जो भी हमारे यहाँ पे जो भी कुछ चीज़ होती है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर, ये समझा था। उसके बाद फिर हमने फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर को समझा था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना होता है। फिर हमने ये समझा था कि पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मैटर में मूव करते रहते हैं। फिर हमने समझा था हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। इसमें हमने देखा कि पार्टिकल्स कितने छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। और उसके फिर हमने समझा कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी गैप होती हैं, जिसमें और पार्टिकल्स आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से मिक्सिंग होती है। उसके बाद फिर हमने समझा था कि पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ये भी समझा था। उसके बाद हमने समझा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इतना सब समझने के बाद हमने क्वेश्चंस करे थे कुछ। आज करेंगे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की स्टेट्स कैसी कैसी हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट की तरफ हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। Can we see that the matter around us exists in 3 different states: solid, liquid, and gas? These states of matter arise due to the variation in the characteristics of particles of matter. तो अब इसमें हमें बताया गया है कि जो मैटर की जो स्टेट होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। और ये जो स्टेट होती है मैटर की इसलिए अराइज करती है क्योंकि मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, जैसे कि हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उनके बीच में गैप्स होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। चलो डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है। अब आती है हमारी एक्टिविटी 1.9। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, अ बुक, अ निडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। Sketch the shape of above articles in your notebook by moving a pencil around them. What do all of these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? What happens if they are hammered, pulled or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले डिफ्यूजन की मीनिंग आपको बता देते हैं। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसके बारे में मैंने आपको कल बहुत अच्छी तरह समझाया था। ऐसी प्रोसेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को, ऐसी वाली जो डिफरेंट मैटर होंगे और उनके पार्टिकल्स इंटरमिक्स होंगे, ऐसी वाली प्रोसेस को मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन। अब देखो डिफ्यूजन के बारे में यहाँ पे कहा गया है, तो क्या वो 2 डिफरेंट मैटर के जो पार्टिकल्स हैं क्या वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं? तो ये आपको ट्राई करना है, उनको लगातार आपको दबाना है, कंप्रेस करना है। क्या आपने कंप्रेस कर पाए हो? तो ये सारी एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स, we can observe that all 3 have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume. That is, have negligible compressibility. Solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल थे ये सब थे सॉलिड के एग्जाम्पल, ठीक है। हमने ये ऑब्जर्व करा कि जो ये सारे शेप्स हैं इनके पास एक डेफिनेट शेप है। जैसे एक पेंसिल की अगर मैं बात करूँ, पेंसिल के पास एक डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं और इनके पास फिक्स वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। उसके बाद दैट हैव
नेग्लिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी, तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा नेग्लिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि हम उन्हें इतने कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप एंड सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, उनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप को मेंटेन करें, लेकिन सॉलिड जो है टूट सकते हैं, लेकिन उनका जो शेप चेंज होना है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उनका शेप चेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो दैट्स वाई दे आर रिजिड। अब ना यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसको फटाफट देख लेते हैं। व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। रबर बैंड जो है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, क्या वो सॉलिड है? नहीं। डियर स्टूडेंट, जो रबर बैंड होता है उसको आप लोग खींच कर उसका शेप जो है चेंज कर सकते हैं, है ना डियर स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं जो रबर बैंड की अगर आप बाउंड्रीज़ की बात करें, रबर बैंड ऐसा दिखता है, ठीक है। अब रबर बैंड में एक बाउंड्री और होती है इधर से, तभी तो वो रबर बैंड होता है। यहाँ पे देखो, जैसे ये है, ये रबर बैंड हो गया आपका, ठीक है। अब आप इसे खींचते हो तो इसका शेप जो है वो तो चेंज होता है। क्या ये सॉलिड है? क्या ये सॉलिड है डियर स्टूडेंट? इसका जो शेप है ये तो चेंज होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन सब का आंसर आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सोचो, आप खुद सोचो कि भाई रबर बैंड को आप खींचते हो, उसका शेप चेंज होता है, तो क्या वो सॉलिड है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देन आता है नेक्स्ट आपका, आई एम नॉट टेलिंग द आंसर डायरेक्टली बिकॉज थोड़ा सा आपको इसके पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ जार्स। जब उनको डिफरेंट जार्स में रखते हैं तो डिफरेंट जार्स का शेप ले लेते हैं, ठीक है। अगर शुगर को आपने एक इस जार में रखा है, वेट लेट मी विजुअलाइज इट, तो ये देखो, अगर हमने शुगर को इतने बड़े जार में रखा है तो शुगर का शेप ऐसा हो जाता है ना। अगर आपने शुगर को ऐसे जार में रखा है तो शुगर ऐसा हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है। तो शुगर और सॉल्ट को अगर आप डिफरेंट टाइप्स के जार्स में रखते हैं तो वो अपना शेप जो है चेंज करते हैं। आर दे सॉलिड? क्या वो सॉलिड्स हैं? अब देखो, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज देखा होगा आपने, बहुत बार स्पॉन्ज देखा है। इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? ऑल ऑफ द अबव सॉलिड्स आर एज a rubber band changes shape under force and regains its shape when force is removed. It is if excessive force is applied, it breaks, ठीक है। जो रबर बैंड होता है जब हम उसको खींचते हैं तब तो उसका शेप चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम उसको खींचने से अपना हाथ छोड़ देते हैं तब वो फिर से अपने शेप में आ जाता है। तो जो रबर बैंड है वो तो फिर से अपने शेप में आ गया। उसका फिर अगर उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो टूट जाता है ना, बस इतना ही होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग शुगर और सॉल्ट में। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और क्रिस्टल, शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, ठीक है। whether we take it in our hands, put it in the plate or in a jar। तो जो शेप ऑफ शुगर, जो आप देखो, जो डिफरेंट जार्स में आप शुगर को रखते हो तो भाई शुगर जो है उसका शेप तो सेम ही रहता है, शुगर तो इतना ही है, बस उसको आपने दूसरे जार या प्लेट में डाल दिया, ठीक है, तो फैल गया थोड़ा, है ना, ये डिपेंड करता है। उसके फिर अगर सॉल्ट की बात करूँ, सॉल्ट का साइज उतना ही है, उसका शेप चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसको आप डिफरेंट जार में रखते हो तो वो अलग अलग तरीके से फैलता है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट हम लोग, अ स्पॉन्ज हैज़ अ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, ठीक है। व्हेन वी प्रेस इट एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो जो स्पॉन्ज है, उस स्पॉन्ज में आपने देखा भी होगा डियर स्टूडेंट कि जो आपका स्पॉन्ज होता है उसमें बहुत ही माइन्यूट होल्स होते हैं, जिससे कभी कभी जो है ब्लैक बोर्ड आप साफ़ करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग स्पॉन्ज से करते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्ज को जब हम दबाते हैं तो उसकी जो सारी एयर है वो निकल जाती है और इसकी वजह से हम लोग उसको दबा पाते हैं, उसको कंप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। वैसे वो शेप चेंज नहीं कर रहा है अपना, इसलिए वो भी जो है वो सॉलिड है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग द लिक्विड स्टेट की तरफ। तो एक्टिविटी आती है 1.10। तो कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। तो आपको वाटर लेना है, पानी,
कोल्ड कुकिंग ऑयल आप सभी के घर में होता है, सरसों का तेल, उसका भी मिल्क, आप दूध लेंगे और फिर जूस, कोई भी जूस हो, ज़रूरी नहीं है कि भाई जो जैसा आपको पसंद है वैसे ही लो, कोई भी आप लोग जूस ले सकते हो, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक, और एक कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक सबके घर में रहती है, जब मेहमान घर में आते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक भी आप ले लोगे, ठीक है। अब देखो कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अब आपको कंटेनर्स लेना है डिफरेंट शेप्स के, ठीक है। एक कंटेनर आपका ऐसा हो सकता है, एक कंटेनर ऐसा हो सकता है, एक कंटेनर ऐसा हो सकता है, तो डिफरेंट शेप्स के कंटेनर लेना है, इसमें कुछ वो बात नहीं है, आप डिफरेंट शेप्स के ले सकते हो। येस जी स्टूडेंट, तो अब आपको कंटेनर्स लेने हैं अलग अलग साइज़ के, ठीक है। अब देखो पुट अ 50 ml मार्क्ड ऑन ईच कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। तो मेजरिंग सिलेंडर लेबोरेटरी से लेकर सारे कंटेनर जो डिफरेंट साइज़ के लिए हैं उसमें 50 ml तक मार्क कर देना है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। अगर हम लोग इन सारे लिक्विड्स जो भी हमारे पास थे, मिल्क, कुकिंग ऑयल, वाटर और ये सारी चीज़ें, इनको अगर हम लोग एक फ्लोर में स्पिल कर देते हैं तो क्या होगा, स्प्लिट, ठीक है। उसके बाद मेजर ऑफ 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट टू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। दस द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या वॉल्यूम उनकी सेम रहती है, ठीक है, ये देखना है आपको। उसका फिर डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या शेप ऑफ द लिक्विड जो है वो सेम रहता है। वो व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो ईजीली, क्या वो ईजीली फ्लो होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। हमने ये देखा कि लिक्विड्स के पास कोई शेप तो नहीं है, लेकिन उनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। They take up the shape of the container in which they are and kept. Liquid flow and change the shape. So they are not rigid but can be called fluid. तो वो रिजिड तो नहीं है क्योंकि वो अपना शेप चेंज कर रहे हैं, है ना, अलग अलग जगह जाकर, तो वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं, तो हमने फ्लूइड जो है कह सकते हैं। रिफरिंग टू द एक्टिविटीज़ 1.4 and 1.5 we were where we saw that the solids and liquids can diffuse into liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. तो जो अभी तो हमने देखा कि जो लिक्विड्स हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं अच्छी तरह, सॉलिड्स के साथ डिफ्यूज़ हो सकते हैं। एक्टिविटी 1.4 और 1.5 से हमने ये देखा था। और जो गैसेस होती हैं वो भी पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं, कैसे, जैसे नाइट्रोजन, जैसे आपकी ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाती है जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो लोग वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पानी में भी ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसलिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। सारे लिविंग क्रिएचर्स को सांस लेनी पड़ती है ताकि वो रह सके, ठीक है। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्या एक्वाटिक एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं? यस जी स्टूडेंट, तो हम लोग बात करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स की। एक्वाटिक एनिमल्स पानी में सांस इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि पानी में कहीं ना कहीं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। Thus we may conclude that the solid, liquid and gas can diffuse into liquids. तो हमने ये कंक्लूड करा कि भाई सॉलिड्स हो या लिक्विड हो या गैस से फॉर्म हो, वो कहीं ना कहीं लिक्विड में मिक्स हो सकते हैं। अब हम ये कैसे कंफर्म करें कि जो सॉलिड्स हैं वो भी लिक्विड में मिक्स होते हैं, तो सॉलिड्स भी लिक्विड में मिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे शुगर है, शुगर एक सॉलिड है, वो अपने शेप नहीं बदलता है, लेकिन अगर शुगर को आप पानी में मिक्स करते हो तो वो मिक्स होता है, उसके जो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पानी के पार्टिकल्स के बीच में फिट हो जाते हैं और वो जो है वहाँ पे मिक्स हो जाता है। तो इसलिए सॉलिड्स, लिक्विड्स कैसे करते हैं? लिक्विड्स को भी हमने अभी एक एक्टिविटी में देखा कि अलग अलग कंटेनर्स में डाला, उनकी वॉल्यूम जो है वो सेम रहे, मतलब 50 ml तक ही जाते हैं, लेकिन अपना शेप चेंज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं लिक्विड भी जो है लिक्विड में डिफ्यूज़ करेंगे। उसका फिर आते हैं हम लोग गैसेस फॉर्म में। अब देखो गैसेस का तो इतना अच्छा एग्जाम्पल है, लिक्विड जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिजॉल्व रहती है। इसका मतलब ऑक्सीजन गैस हो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, ये सब के सब डिफ्यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंटरमिक्स हो सकते हैं कौन से पार्टिकल के साथ? लिक्विड्स के साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हाइयर देन दैट ऑफ
सॉलिड। डिफ्यूजन का रेट यानी कि कितनी जल्दी इंटरमिक्स हो रहा है दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ, इसका रेट जो है लिक्विड्स का ज़्यादा होता है सॉलिड से एज अ कंपेरिजन करें तो। उसके बाद आते हैं दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लिक्विड स्टेट होती है जो पार्टिकल्स होते हैं वो आराम से मूव कर सकते हैं फ्रीली, और बहुत सारा गैप होता है तो वो आराम से इंटरमिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे सॉलिड पार्टिकल्स की बात करें तो बहुत रिजिड होते हैं, वो मतलब उनके बीच में इतना स्पेस नहीं होता, पार्टिकल्स को इतना मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलती, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट में जो कि है हमारे गैशियस स्टेट। Have you ever observed the balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. तो अब ये बैलून वाले जो बेचने वाले होते हैं वो आपने हर जगह देखे ही होंगे, चाहे बाज़ार में जाओ चाहे कहीं भी जाओ तो वहाँ पे आपको दिखते ही है बैलून बेचने वाले, बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं उससे। तो आपको बैलून वाले से पूछना है कि जो बैलून वाला है वो कौन सी गैस यूज़ कर रहा है सिलेंडर में और एक सिलेंडर से वो कितने बैलून जो है भर पा रहा है। अब आते हैं एक्टिविटी 1.11 में। तो यहाँ पे है टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber corks as shown. सिरिंजेस क्या होती हैं डिस्टेंस? सिरिंजेस जैसा कि आपने देखा ही होगा एक इंजेक्शन टाइप का होता है, लेकिन आपको उसकी जो ऊपर की कैप है उसको रबर क्रॉक से जो है ढक देना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका आता है 100 ml सिरिंजेस, यानी कि उसमें 100 ml तक आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसी सिरिंजेस आपको लेनी है एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय द रबर क्रॉक्स एज शोन। तो ये रबर क्रॉक्स से आपने जो है क्लोज कर दिया। उसका फिर देखो नेक्स्ट आता है यहाँ पे लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेज ऑफ चॉक इन थर्ड। आपको पहले जो है दी स्टूडेंट यहाँ पे वाटर भरना है सेकंड में और थोड़ी सी पीसेज ऑफ चॉक भरना है जो सॉलिड होता है। और अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रिमूव पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, पिस्टन्स आपको रिमूव कर देने हैं, वो पहले भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। पिस्टन्स आपने रिमूव कर दी। नाउ इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंजेस। अब आपको इस पिस्टन्स जो है वो फिर से सिरिंजेस में डाल दिया, जो पीछे से जिस सिरिंजेस को जब हम दबाते हैं ना पीछे से जो पीछे का हिस्सा होता है ना उसको हम पिस्टन कहते हैं। तो वो पिस्टन आपको रिमूव करना है पहले और फिर उसमें एक सिरिंज को अनटच्ड करके फिल करना है वाटर सेकंड वाली में और जो थर्ड वाली में आपको पीस ऑफ चॉक्स फिल करना है, ठीक है। नाउ इंसर्ट पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंजेस। आपको अब पिस्टन जो है फिर से लगा देनी है। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंजेस फॉर द स्मूथ मूवमेंट, क्योंकि पिस्टन जो है बहुत ही मुश्किल से कभी कभी मूव होते हैं, कभी कभी थोड़ा अटक वटक जाती है, तो इसलिए वैसलीन जो है वो लुब्रिकेंट टाइप का वर्क करता है। तो इसलिए आप उसे जो है लगा देना जिससे कि जो है फ्रीली अच्छी तरह मूवमेंट होगा और वो ईजिली अंदर घुस जाएगी, ठीक है। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग पिस्टन्स इन द सिरिंजेस। अब आपको कंटेंट को ऐसे बिल्कुल करना है ताकि आपको जो है वो जो कंटेंट है उसमें वो मूव हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस वॉज द पिस्टन ईजिली पुश्ड इन। क्या हर एक केस में जो पिस्टन है वो ईजिली पुश हो गई थी अंदर। व्हाट डू यू इंटरफर फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन। अब आप इन सारी ऑब्जर्वेशन से क्या ऑब्जर्व करते हो। नेक्स्ट आता है वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली कंप्रेस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। द लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस LPG in cylinders that we get in our home for cooking or oxygen supplied to the hospital in the cylinder is a compressed gas। ये क्या है? ये compressed gas है। compressed natural gas CNG is used as a fuel these days in vehicles due to its high compressibility, क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर्स एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली, क्योंकि ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस है, जैसे हमें ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए लेकिन उसे छोटे सिलेंडर में फिट करना है तो हमें कंप्रेस करना होगा बहुत ज़्यादा।
अब कंप्रेस जो है, ये जो गैसेज है बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, इसलिए गैसेस को ही ज़्यादातर चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप लोग सिलेंडर्स की बात करें जो आपके घर में आते हैं, उसमें भी तो आपकी जो गैसेस होती है लिक्विडाइड पेट्रोलियम गैस, उसको कंप्रेस किया होता है बहुत ज़्यादा। गैसेज जो होती हैं वो बहुत ही ईजिली कंप्रेस हो जाती हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे CNG की बात करें तो CNG जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और उसको इसलिए व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसको आराम से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस भी अगर आपने भर दी है वो आराम से कंप्रेस हो जाएगी, वो दब जाएगी और वो आपको मिलेगी भी। तो इसलिए इन सब चीज़ों की वजह से जो है आपका गैसेस को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। गैसेस जो है ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आता है इनटू स्मॉल। अब वी कम टू नो दैट व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हमें पता चल जाता है कि भाई किचन में क्या कुक हो रहा है। हम किचन में जाते भी नहीं हैं तब भी, जैसे कभी कभी मैगी बना रहे होते हैं तो मैगी की खुशबू पहले से ही आ जाती है ना, मैगी की खुशबू आ जाती है पहले से। तो आप ये देखो, बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स। हाउ डज द स्मेल रीच अस, कैसे स्मेल हम तक पहुँचती है। द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। वो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं अरोमा ऑफ फूड यानी कि जो स्मेल होती है फूड की, वो किससे मिक्स हो जाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ एयर, यानी एयर के पार्टिकल्स के बीच में फिट हो जाते हैं। स्प्रेड फ्रॉम द किचन, धीरे धीरे एयर स्प्रेड होती है किचन से एंड रीचेस एंड इवन फार फर्दर अवे। और बहुत ज़्यादा कभी कभी तो क्या होता है दूसरों के घर से भी खुशबू आने लग जाती है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे जो एयर होती है उसमें जो फूड का अरोमा होता है, यानी कि फूड की जो स्मेल होती है, फूड का जो भाप होता है वगैरह वगैरह, वो सब आपका मिक्स हो जाता है आपकी एयर के साथ। और जब ऐसा होता है, जब आप तो एयर को लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो आपको खुशबू आती है। जैसे मैगी का एग्जांपल ही ले लो, जब मैगी बन रही होती है तब आपको मैगी की खुशबू कैसे आती है, क्योंकि मैगी के जो मैगी के धुआं आया, मतलब भाप जैसा आया, वो भाप जो है, भाप के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए। जब एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हुए तो एयर जो है धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है। अब एयर स्प्रेड हो रही है तो धीरे धीरे आपके कमरे तक पहुंची, आपने इनहेल करी, अरे हाँ हमें पता चल गया अंदर मैगी बन रही है। ऐसा करके आपको जो है पता चल जाता है कि कैसे आपका कौन सा फूड कुक हो रहा है, ठीक है। अब देखो, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन अ सेकेंड। कंपेयर दिस विद द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। हॉट कुक्ड फूड की स्मेल जो है हम तक बहुत ही ईजिली पहुंच जाती है, क्योंकि भाई हॉट कुक्ड फूड से जो है ऊपर तक धुआं निकलता रहता है, यानी कि भाप निकलते रहती है। बहुत गर्म होता है तो ऊपर से आ रही है सब चीज़, तो लेकिन जो आपका कोल्ड फूड होता है उसकी हमें स्मेल नहीं पहुंचती है, क्योंकि कोल्ड फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो एयर तक मिक्स ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, इसलिए। Diffusion due to the high speed of particles, the large space between them gases shows the property of diffusing very fast into other gases. Gases जो है इसे शो करती है कि भाई गैसेस बहुत ही आराम से डिफ्यूज़ हो सकती है, आराम से मिक्स हो जाती है अदर गैसेस के साथ, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉलिड्स और लिक्विड को जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा तो गैसेस बिल्कुल 2 मिनट में हो जाती है, ठीक है। इन गैसेस स्टेट्स द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड में। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब देखो, इन द गैसियस स्टेट में क्या होता है, तो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड पे, है ना। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, इस रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या होता है ना, पार्टिकल जो है एक दूसरे को हिट करते रहते हैं। वॉल्स ऑफ द कंटेनर में भी एक दूसरे को जो है हिट करते रहते हैं पार्टिकल्स। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है इज बिकॉज ऑफ दीज फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स। ये इन गैस पार्टिकल्स की वजह से ही होता है, क्योंकि गैस पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं और एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर गैस इसलिए एक्सर्ट करती है क्योंकि ये पार्टिकल्स फोर्स एक्सर्ट करते हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और आपको तो पता ही है प्रेशर एक्ट करता है पर यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर, तो पर यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर वॉल्स में जो है कहीं ना कहीं प्रेशर एक्सर्ट करता है। कैसे एक्सर्ट करता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो बार बार अपनी फोर्स जो है एक्सर्ट करते हैं, एक दूसरे को हिट करते रहते हैं, इसलिए।
अब समझ में आया? 8th तक तो सिर्फ इतना ही लेकर घूम रहे थे ना कि भाई वॉल्स ऑफ द कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट होता है, लेकिन क्यों होता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर में प्रेशर? ये आपको मैटर इन द आवर सराउंडिंग वाले चैप्टर से क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो एक दूसरे को हिट करते रहते हैं, एक दूसरे में फोर्स एक्सर्ट करते रहते हैं। पूरे वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स में भी वो फोर्स एक्सर्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट करती है लिक्विड वॉल्स ऑफ द कंटेनर में या गैस। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे आपको बता रखा है सॉलिड, जैसे चौक का पाउडर दिया है, तो सॉलिड में देखो पार्टिकल्स कितना चिपके, लेकिन लिक्विड में पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन सॉलिड में इतनी अच्छी तरह मूव नहीं कर पा रहे। उसके बाद गैस में और गैस में रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, वो कहीं भी मूव करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको शो हो रही है। बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ देते हैं एनसीईआरटी, जिससे कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन में आते हैं कुछ, तो यहाँ पे द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी को हम कहते हैं मास बाय वॉल्यूम। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। सबसे पहले समझते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, तभी तो अरेंज कर पाओगे सारे सब्सटेंस को इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑर्डर में। यानी कि सबसे पहले सबसे कम जिसकी डेंसिटी है, फिर धीरे धीरे ज़्यादा डेंसिटी तक जाते रहेंगे। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। यानी कि सबसे पहले किसी की भी अगर आप मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि मास यानी कि उसका थोड़ा वेट, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में आपको ये सारी चीज़ें जो है अरेंज करनी है। ठीक है, एयर आ गया, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी जो है, उसके बाद हनी की बात करते हैं, फिर वाटर, फिर चॉक और फिर कॉटन एंड आयरन के बारे में आएंगे। डेंसिटी, अब देखो डियर, सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी इन सब चीज़ों में? ठीक है, इंक्रीजिंग डेंसिटी, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग डेंसिटी, धीरे धीरे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ऐसे में आपको इनको जो है अरेंज करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे इसमें? सबसे पहले हम लोग करते हैं डेंसिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है, तो सबसे पहले उसी के हिसाब से हम लोग इसको अरेंज करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा, मैं उसी के हिसाब से बताऊंगी ना डेंसिटी डियर स्टूडेंट, वरना आपके ऊपर से ऊपर से निकलेगा। ठीक है, तो देखो आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले विजुअलाइज करो। मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स बना रही हूँ, अभी आपकी बुक ने भी दिखाया था, हम सब ने एक साथ ही देखा था। ये है आपकी गैस के पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, कहीं भी मूव करेंगे, उनको किसी की डर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लिक्विड्स में। लिक्विड्स के 2 पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके वो भी आपके आराम से मूव करते हैं, उनको मतलब वो लेकिन एक सीक्वेंस में मूव करते हैं, लेकिन आपका गैस के रैंडमली कहीं भी मूव करते हैं। लिक्विड्स के भी फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सॉलिड्स की बात करूँ, सॉलिड्स के पार्टिकल बिल्कुल रिजिड है, वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहे हैं, उनको इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है मूव करने के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे कम पार्टिकल किसके हैं? गैस के हैं, और एकदम फ्रीली मूव कर रहे हैं, किसी का डर नहीं है, इनको रैंडमली मूव कर रहे हैं, और इनकी जो है क्या है? लो डेंसिटी है। अब आ जाते हैं लिक्विड में। लिक्विड के पार्टिकल्स भी फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो मतलब गैस से तो ज़्यादा डेंसिटी है इसकी लिक्विड की, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव कर रहे हैं, और इसको तो रैंडमली कर रहे थे, तो गैस से थोड़ी ज़्यादा डेंसिटी आ जाएगी वाटर की। अब आते हैं हम लोग सॉलिड्स में। सॉलिड की सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी होगी, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल बहुत रिजिड थे, वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका मास ज़्यादा होगा। लिक्विड का मास थोड़ा सा वॉल्यूम और मास में डिपेंड करती है आपकी डेंसिटी। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब जो गैस की डेंसिटी है वो बहुत लो है। पानी के पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव कर रहे हैं, अभी भी एक दूसरे के साथ चिपके होकर मूव कर रहे हैं। लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही कम मूव कर रहे हैं, उनको मूव करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलनी है, इसका मतलब सॉलिड के पास हाई डेंसिटी है। तो इसके हिसाब से अरेंज करेंगे, मतलब अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो सबसे पहले सबसे लो डेंसिटी को लेते हैं। सबसे लो डेंसिटी किसके उसमें आएगी? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी या एयर? तो डियर एयर सबसे पहले
देन वी कम देन हम इंक्रीजिंग डेंसिटी से, अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर से करना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर से करते हैं। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसके पास आएगी? सबसे ज़्यादा डेंसिटी आएगी आपकी आयरन के पास। देन आते हैं चॉक के पास, ठीक है, चॉक के पास आएगी नेक्स्ट डेंसिटी। उसके बाद आएगी कॉटन के पास, उसके बाद आएगी वाटर के पास, उसके बाद आएगी हनी के पास, उसके बाद नहीं, देखो सबसे पहले जो है आपकी हाई डेंसिटी आएगी आयरन, फिर आएगी चॉक, फिर आएगी कॉटन, फिर आएगी हनी, फिर आएगी वाटर, और फिर आपका लास्ट में क्या आएगी? एग्जॉस्ट। फिर लास्ट में आपकी आएगी एग्जॉस्ट फ्रॉम द एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी एंड एयर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अरेंज करना था। अब आ जाते हैं हम टूबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ द मैटर। डिफरेंसेस क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर में? कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। देखो सॉलिड्स, मेन बात ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर की, कि सॉलिड में कहीं ना कहीं जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत रिजिड टाइप के हैं, वो मूव नहीं हो रहे हैं इतनी आसानी से, रिजिड। इनके लिए सही वर्ड यूज़ किया गया है जो कि है रिजिड, बहुत रिजिड है, मूव ही नहीं करते हैं ढंग से। लेकिन अगर मैं लिक्विड्स की बात करूँ तो लिक्विड जो है आराम से मूव कर रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीली मूव कर रहे हैं अपना, क्या दिक्कत हो सकती है इनको। अब आ जाते हैं हम लोग गैशियस फॉर्म में। गैशियस फॉर्म में जो ये पार्टिकल्स हैं वो रेंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब देखो लिक्विड जो अगर डिफ्यूजन के रेट की बात करें तो जो सॉलिड और सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूजन रेट किसका है? लिक्विड का है ना। लेकिन लिक्विड और सॉलिड दोनों से ज़्यादा डिफ्यूजन रेट और कंप्रेसिबिलिटी गैस की है, ठीक है। अब देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस सब के सब लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी, ठीक है। तो यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करनी थी। अब आते हैं कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। देखो रिजिडिटी की बात करें तो भाई सॉलिड को, अब जैसे मैंने 4-5 बार समझा दिया, सॉलिड जो है बहुत ही रिजिड है यार, वो लोग मूव ही नहीं करते ढंग से, है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी कि भाई उनका शेप ही चेंज नहीं होता है। लिक्विड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स जो है वो कम रिजिड है थोड़े, वो आराम से एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, अपना शेप चेंज कर देते हैं, मतलब उनके पार्टिकल्स इतना रिजिड नहीं है। उसके कंप्रेसिबिलिटी में आता है, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि गैस कितनी ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है ना, इतनी कंप्रेस हो सकती है, अच्छी तरह स्लोर कर सकते हैं, छोटे सिलेंडर्स में ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ सकते हैं ना, तो कंप्रेसिबिलिटी हो गई। उसका फ्लूइडिटी यानी कि कितनी इजीली आपका फ्लूइड मूव कर रहा है एक दूसरे पे, कितनी ज़्यादा जल्दी कर रहा है। फिलिंग अ गैस को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, और लिक्विड को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, और सॉलिड को फिल करने में कितना टाइम है। गैस को फिल करने में ऑब्वियसली कम टाइम लग रहा है। और उसके बाद आता है शेप चेंज कैसे हो रहा है। सॉलिड का शेप चेंज होने में हमें कितनी प्रॉब्लम आ रही थी, लिक्विड का शेप चेंज फट से हो जा रहा था, है ना, और गैस तो और भी आसान था। उसका फिर आता है हम लोग नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी यानी कि पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जो मूव करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि पार्टिकल्स की जो कंटिन्यूसली मूविंग वाली जो वो लोग करते हैं मूव, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से करते हैं। जिसमें अगर जैसे आपका मैंने बताया था हॉट वाटर में जो है काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं। लेकिन अगर कोल्ड की बात करें तो कोल्ड में उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, इसमें कम देर तक वो मतलब बहुत देर लगती है। और वो उसके बाद डेंसिटी में आता है। डेंसिटी मतलब मास में डिपेंड करती है, वॉल्यूम में डिपेंड करती है ना। अब जैसे मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया था, तो गैस में जो है सबसे कम डेंसिटी है कि गैस के पार्टिकल्स रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं ना, तो उनके उसमें मास जो है कहीं ना कहीं बहुत कम आ गया, है ना। तो अब देखो वॉल्यूम वैसे ही डेंसिटी कम हो रही है। उसके बाद लिक्विड की बात करें, मूव कर रहे हैं पार्टिकल फ्रीली, तो भाई थोड़ा सा तो मास है उनमें, है ना, वॉल्यूम भी है, तो भाई थोड़ा सा कंपनसेट हो गया, थोड़ा गैस से ज़्यादा डेंसिटी। उसके बाद सॉलिड में बहुत ही रिजिड है, मूव ही नहीं कर रहे, मास बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम कर दो हो गया, इसकी डेंसिटी ज़्यादा आ रही है। तो डेंसिटी का वही मेन कॉन्सेप्ट है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। गिव रीजंस, अब गिव रीजंस करने हैं। अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। ऐसा क्यों होता है, गैस कैसे फिल करती है भाई, कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। गैस फिल्स कम्प्लीटली, गैस पूरे कम्प्लीटली फिल हो जाती है कोई भी वेसल में जहाँ पे उसको
रखा जाता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो है डियर स्टूडेंट, नॉर्मल सी बात है, गैस के पार्टिकल्स रैंडमली कहीं भी मूव करना है, इसका मतलब गैस पूरा उस वेसल को भर देगी और वहाँ पार्टिकल जहाँ मूव करना चाहिए वहाँ जाएंगे, है ना। उसके बाद देखो, वुडन टेबल शुड बी द गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। क्यों करते हैं? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ द गैस exert a force and hit to each other. Particles of the gas exert the force on the walls of the container and they continuously trying to hit each other. So because of this, the gas exerts pressure on the wall of the container. फिर आते हैं the wooden table should be called solid. Wooden table को solid कहना चाहिए. Why? Because wooden table cannot change its shape. वो टूट सकता है बट वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा, वो टूटेगा लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगा, इसलिए इट इज़ अ रिजिड एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सॉलिड। नाउ नेक्स्ट आते हैं, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड्स इन द एयर बट टू डू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड टू कराटे एक्सपर्ट। ओके, तो देखो हम लोग अपना हाथ आराम से एयर में मूव करते थे, बट फॉर डूइंग द सेम थिंग इन द वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट जो कि वुड को बिल्कुल तोड़ दे। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो बेटा, एयर में जो है पार्टिकल्स रेंडमली मूव कर रहे हैं, है ना, रेंडमली मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एयर है उसमें आप लोग आराम से अपना हाथ डालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वुड के लिए कराटे एक्सपर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि वुड के पार्टिकल्स बहुत रिजिड है, वो अपना शेप चेंज करने को नहीं मानते, वो चाहते हैं कि भाई तुम हमें तोड़ दो, मरोड़ दो, लेकिन कोई नहीं, हम लोग अपना शेप चेंज नहीं करेंगे, इसलिए वुड के लिए हमें चाहिए एक कराटे एक्सपर्ट। ठीक है, अब देखो, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमने पढ़ा कि जो लिक्विड्स होती है उनके पास डेंसिटी जो है कम होती है ना, डेंसिटी जो है लिक्विड की डेंसिटी, हमने ये अभी पढ़ा था डियर स्टूडेंट कि जो लिक्विड्स होती हैं उनकी डेंसिटी जो है कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स। सॉलिड्स से कंपेयर करें तो लिक्विड की डेंसिटी बहुत कम होती है ना, यही पढ़ा था हमने। लेकिन हमने ये ऑब्जर्व करा है कि जो आइस होती है वो तो वाटर में फ्लोट करती है। भाई ऐसा क्यों होता है? भाई वाटर की डेंसिटी तो सॉलिड से कम होनी चाहिए और आइस तो सॉलिड है, तो वो फ्लोट क्यों करती है उसमें, ये फाइंड आउट करना है हमें। अब देखो टीचर, एक बात बताओ, आइस क्या है? आइस ठंडी है, बहुत बहुत ठंडी है ना, मतलब आइस के पार्टिकल्स कहीं ना कहीं बहुत कम मूव कर रहे हैं, वो सॉलिड तो है नहीं, पार्टिकल्स भाई आराम से मूव कर रहे हैं बिकॉज आइस बहुत ठंडी है। अगर बहुत गर्म होती तो पार्टिकल्स बहुत तेज तेज मूव करते, है ना, तो इसी वजह से जो है आपकी जो आइस है वो वाटर में फ्लोट करती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब आते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अब चेंज कर सकता है उसकी स्टेट। तो डीएस में वीडियो बहुत लंबा हो गया, मेरे को लगता है आज हमने स्टेट ऑफ मैटर ही करना था पूरा, और स्टेट ऑफ मैटर ही हो पाया पूरा। अब देखो, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये हम लोग पढ़ेंगे कल से। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, आज आपका यहाँ पे हम लोग करते हैं ख़त्म, और कल फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर उसकी चेंज कर सकता है स्टेट, क्योंकि डियर स्टूडेंट आपका 9th स्टैंडर्ड है और हम नहीं चाहते हैं कि भाई आपको कुछ भी पढ़ाकर ऐसे ही भेज दें। हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम आपको पढ़ाएं वो आपको अच्छी तरह समझ में आए, इसलिए डियर स्टूडेंट हम लोग धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास पूरा बहुत अच्छा टाइम है, हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? क्या वो सॉलिड से आइस बन सकता, क्या वो सॉलिड से जो है लिक्विड बन सकता है? क्या वो लिक्विड से सॉलिड बन सकता है? क्या वो लिक्विड से गैस बन सकता है? क्या वो सॉलिड से गैस बनता है? बिल्कुल बन सकता है यार, आइस है ना हमारे पास, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पानी बन गया, पानी को जमा के फिर से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आइसक्रीम की बात कर लो, आइसक्रीम को पिघला के लिक्विड कर सकते हैं, आइसक्रीम को जमा के आइसक्रीम बना सकते हैं, है ना। तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, राइट। जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी बहुत लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, बहुत सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट जिनको हम लोग गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन देखी होगी सबने, ठीक है, बहुत ठंडी होती है, बट उसको गर्म करें तो वो गैस बन जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट।
बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये चैप्टर। केमिस्ट्री का चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप दैट आप लोग बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि 9th में हम लोग बिल्कुल ईजिली आपको नहीं पढ़ा सकते। 9th में हम चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो। लेकिन वीडियो में नए हैं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आप सबके लिए लाते रहते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी अपने यूट्यूब जर्नी में बहुत नए लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो भी एजुकेशन है वो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको सिर्फ हमें थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।